अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोवाइड करने लगी हूँ कुछ टेस्ट पेपर। 82 एमसीक्यूज होंगे और ये बिल्कुल मैंने उसी तरीके से बनाए हैं जिस तरीके से आपका एफपीएससी पेपर लेता है। एफपीएससी का पेपर बड़ा बैलेंस्ड होता है। इससे पहले जो क्वेश्चंस मैंने दिए मैंने डायरेक्ट दिए हुए थे, क्योंकि कंसेप्ट आपको मिल रहा है। अगर आपको चीज़ आती है तो डेफिनेटली आप अटेंड कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन मैंने आपके लिए, आपकी आसानी के लिए वैसे ही पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की है कि एफपीएससी का पेपर बड़ा बैलेंस्ड होगा, ना बहुत मुश्किल होगा ना बहुत आसान होगा। लेकिन एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, बड़ी बड़ी कभी कभार बहुत लंबी लाइंस होती हैं जिसको पढ़ के आंसर करना होता है, और बाजू का बहुत सिंपल उसका क्वेश्चन होता है। यानी कि एक पेशेंट का सिनेरियो दिया होगा और सिंपल नीचे पूछा होगा कि भाई इसका मसल कौन सा इन्वॉल्व है। तो वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा कि भाई आपकी शोल्डर फ्लेक्शन का मसल कौन सा, एक सिनेरियो बना के आपसे ये पूछेगा इसमें मसल कौन सा है। तो ये होता है कंसेप्ट बेस्ड कि वो आपको क्या चीज़ समझ आई है और उसके बाद आप आंसर करें। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसी पेपर को आपने मैनेज लाजमी करना है और आपने देखते जाना है किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अ 5-year-old child with spastic diplegic CP is able to walk indoors and outdoors on level surfaces with handheld mobility service, but requires a wheeled mobility device when traveling long distances in the community. According to GMF FC system, which लेवल बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस चाइल्ड्स फंक्शनल स्टेटस। देखो उसने ये नहीं डायरेक्ट पूछा कि भाई एक पेशेंट है जो इंडोर तो ठीक वो कर रहा है, ठीक है, और आउटडोर भी लेवल सर्फेसेस के ऊपर वो केन के साथ चल लेता है। लेकिन जब उसको मोबिलिटी डिवाइस चाहिए होती है, जब वो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करता है, मतलब उसने डायरेक्ट आपसे एक चीज नहीं कही कि भाई ये हमारे पास सिम्टम्स हैं और ये कौन सा लेवल आता है आपका जीएमएफ एस का। अब उसने इतनी लंबी स्टेटमेंट इसलिए दी है, अब देखो पढ़ते हुए भी हमें टाइम लगा है, उसमें से सिम्टम्स मार्क करने हैं हमने और फिर हमने देखना है कौन सा ग्रेड है। आप इतनी लंबी स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना। सिंपल सा आप देखें कि अगर हैंड हेल्ड मोबिलिटी डिवाइस तक बात खत्म होती तो ये ग्रेड 2 हो जाता। लेकिन क्या है, अब उसने कहा उसको व्हील चेयर चाहिए होती है लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर, तो ये आपका लेवल 3 हो जाता है जीएमएफसीएस का। तो ये आपने याद रखना है कि वो सिंपल तरीके से नहीं पूछा, उसने उसने एक चीज को एक सिनारियो के अंदर इंकॉपरेट करके आपसे पूछा, और ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो लेवल 3 इसका राइट आंसर है। अच्छा, लेवल 4 के अंदर जो होता है व्हील चेयर मोबिलिटी, काफी सेटिंग्स के लिए, यानी इंडोर भी आपको व्हील चेयर मिल सकती है, और 5 तो बिल्कुल भी उसकी इंडिपेंडेंट वर्क नहीं होगी। मैंने आपको पढ़ाया पिछली वीडियोस में। क्वेश्चन 2, ड्यूरिंग अ रूटीन इवेल्युएशन ऑफ अ 5 month ओल्ड इन्फेंट इन अ सुपाइन पोजीशन, 5 माह का बच्चा है, उसकी इवेल्युएशन रूटीन इवेल्युएशन चल रही है, सुपाइन पोजीशन में है। द फिजिकल थेरेपिस्ट टर्न्स द इन्फेंट्स हेड टू द राइट साइड. The infant immediately responds with extension of right upper and lower extremities, inflection of the left upper and lower extremities. Simple एक reflex का उसने mechanism लिख दी है. Which reflex is being demonstrated and when does it typically integrate? अब सिंपल एक लिखा हुआ है कि भाई आपको पता लग गया कि एक फेंसर है, और ऑप्शंस मैंने बड़े आपको अच्छे अच्छे दिए हैं ताकि आपको गेस करने में भी आसानी हो। ए देखिए मोरो रिफ्लेक्स है, या फिर बी देखिए एसिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स है, सी देखिए सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स है, या डी देखिए टॉनिक लेब्रेंडाइन रिफ्लेक्स है। आपको ये गेस करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये एसिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। 4 to 6 months में ये इंटीग्रेट होता है, और ये फेंसर पोस्चर है जो बना है। Question 3, a physical therapist is assessing the spasticity of hamstring muscle in a 7-year-old child with CP using a modified Ashworth scale. MAS scale use किया जा रहा है CP child के अंदर. The therapist notes a distance increase in muscle tone manifested by a catch followed by minimal resistance throughout the remainder less than half of the room. What score should be assigned? Simple scale दिया हुआ है, और scale के ऊपर ये catch का word ही आपको बता रहा है कि ये 1+ grade को indicate कर रहा है. इसकी मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी। ये जो MAS स्केल की है ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि सिनेरियो में कहीं आता है तो आपको ऑप्शन देखना आसान हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 1+ है। A 9-year-old child presents with involuntary purposeless slow writhing movements that increases significantly with emotional stress. अब देखिए कितना अच्छा लफ्ज है, involuntary movements है, slow है, writhing movements है। ये आपको बड़ा पक्का बता रहे हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, and purposeful movement but completely disappear during sleep. The primary neurological lesion is localized to which part of the CNS? A. Motor cortex, B. Cerebellum, C. Basal ganglia, या D. Dorsal columns of the spinal cord.
करेक्ट आंसर इसमें बेसल गैंग्लिया है। स्लो राइजिंग इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो होते हैं एथिटॉइड के होते हैं, डिस्काइनेटिक सीपी के, व्हिच इज कॉज्ड बाय डैमेज टू बेसल गैंग्लिया या फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम भी होता है। ये याद रखना है कि एथिटॉइड या डिस्काइनेटिक सीपी जो है वो बेसल गैंग्लिया के डैमेज की वजह से होता है। A 4-year-old child with history of repaired myelomeningocele and indwelling ventroperitoneal shunt attends a physical therapy session. The therapist notices the child is unusually lethargic, irritable, and has vomited once. On examination, this is an upward gaze palsy, setting sun sign. What is the immediate correct course of action? देखो वीपी शंट में आपको पता है कि जो cerebrospinal fluid है वो अब ज्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग होना, लेथार्जी होना या इरिटेबिलिटी, ये इसका साइंस जो है। अच्छा लेथार्जिक और इरिटेबिलिटी इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन जो वॉमिटेड वंस का आ गया उसके बाद गेस जो आ गई गेस पाल्सी, अपवर्ड गेस पाल्सी, इसका मतलब सीएसएफ का फ्लूइड पीछे इतना बढ़ रहा था जिसने नर्व को कंप्रेस कर दिया और इसके ऊपर प्रेशर डालने की वजह से उसको अपवर्ड गेस पाल्सी हुई है। इसका मतलब फौरी तौर पे आप क्या करें, ये पहले मैं आपको ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। ए, lie the child flat, apply a cold compress to the head and continue with gentle romp exercises. B, perform manual cervical traction to relieve suspected pressure. C, recognize signs of VP shunt malfunction, increased intracranial pressure, and immediately refer to the emergency department. Administer an over-the-counter analgesic and monitor the child for another hour. द करेक्ट आंसर सी है कि आप साइंस देखोगे वीपी शंट के मैल फंक्शन के, क्योंकि वही मैन्युफैक्चर हो रहा है जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, और इमीडिएटली आप रेफर कर दोगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। सी इज द करेक्ट आंसर। A 7-year-old male student with Duchenne muscular dystrophy is observed rising from the floor by pushing his hands, his knees, and thighs to climb up his own body. एक positive Gower sign था. Which of the following physical therapy intervention is most appropriate at the stage of his condition? अच्छा उसने इतना सिंपल नहीं पूछा आपसे कि भाई गोवर साइन पेशेंट को है तो आप क्या फिजिकल थेरेपी देंगे, एक सिनारियो बनाया है ताकि देखो ये टाइम लेता है पढ़ने में समझने में, इसे आपने क्विकली रीड आउट करना है। अगर कोशिश कर लें कि भाई लास्ट लाइन पहले रीड कर लें कि पूछा क्या गया है, फिजिकल थेरेपी के बारे में पूछा गया है, तो अब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको जल्दी आसानी हो जाएगी गेस करने में। मैं नेक्स्ट आपको उसी तरीके से बताती हूँ। ऑप्शन देखें। ए, हाई इंटेंसिटी eccentric strengthening of the quadriceps to prevent further muscle atrophy. B, submaximal aerobic training, gentle stretching and avoiding eccentric muscle overwork. C, prolonged immobilization in standing frames to conserve ATP within the degenerating muscle fibers. या D, aggressive ballistic stretching of the gastrosoleus complex to reserve contractures. अच्छा मैं एक और चीज आपको बताऊं, यहाँ पे आपको पता लग गया गोवर साइन है तो आपने ना अग्रेसिव बैलिस्टिक नहीं करानी, यानी ऑप्शंस को भी रूल आउट करने। अग्रेसिव बैलिस्टिक का कोई चांस नहीं है, हाई इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं कराते, ई-सेंट्रिक मैंने आपको बताया था ई-सेंट्रिक नहीं कराते हैं, बैलिस्टिक नहीं कराने हैं, और इमोबिलाइज आपने नहीं रखना पेशेंट को। तो यानी जब तीन ऑप्शन हमारे इस तरह के हैं जो कि बनते ही नहीं है, तो भी अगर आप तुक्का लगाएं तो भी बनता है, वरना आप याद रखें कि हमेशा गोवर साइन में सब मैक्सिमल एरोबिक ट्रेनिंग कराई जाती है और जेंटल स्ट्रेचिंग की जाती है, और आगे लिखा भी हुआ है अवॉइड करनी है ई-सेंट्रिक मसल ओवरवर्क। तो करेक्ट आंसर इसमें बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाती हूँ। लास्ट लाइन देखेंगे। द फिजिकल थेरेपिस्ट मस्ट इंश्योर रेडियोग्राफिक क्लियरेंस हैज बीन ऑब्टेन टू रूल आउट व्हिच कॉमन कंजेनिटल एनोमली। अब मुझे पता लग गया कि सवाल में क्या पूछा गया है कि रेडियोग्राफिक क्लियरेंस कौन सी होनी चाहिए जो फिजियोथेरेपिस्ट देखेगा। अब मैं क्वेश्चन ऊपर से पढ़ती हूँ। अ 6-year-old child with Down syndrome is participating in a school physical education program. Before clearing the child for activities involving neck flexion and rotation, the physical therapist must ensure। अब पता लग गया कि कौन सा हम लोगों ने रेडियोग्राफी करवानी, क्योंकि हमने उसको स्कूल के एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना है। ये मैंने आपको एक सिंपल से लाइन में क्वेश्चन बताया भी था। दैट इज आंसर अभी आप पहले खुद गेस करें। ए, एटलेंटोएक्सियल इंस्टेबिलिटी है। बी, लंबर स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस है। सी, थोरेसिक स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस है। डी, आर्नल क्यारे मैलफॉर्मेशन है। करेक्ट आंसर ए आई है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन उसने क्या है लंबी स्टेटमेंट्स में एक कंसेप्ट के साथ दिया है ताकि आप वो चीज बता सको। एटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी है।
उसके बाद है क्वेश्चन 8, अ 3 ईयर ओल्ड, अच्छा इसको भी वैसे पढ़ें। अब देखिए सबसे पहले जैसे मैं लास्ट लाइन पढ़ लेती हूँ, व्हिच न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर अंडरगोस डीजनरेशन। मेरे लिए यही बहुत है कि भाई कौन सा हमारे पास क्या है, डीजनरेशन किस पार्ट की हो रही है, और साथ में हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है। अब किसकी है, 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड डायग्नोज विद SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 इज रेफर्ड फॉर फिजिकल थेरेपी। इसके मैंने क्या बताना है, डीजनरेशन क्या है, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो डीजनरेट हुए हैं, या प्राइमरी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, A. demyelination of the corticospinal tracts, upper motor neuron sign and spasticity, B. degeneration of anterior horn cells in spinal cord, lower motor neuron signs and progressive proximal muscle weakness, C. basal ganglia dysfunction, chorioethitoid movements and resting tremors, A. D. cerebellar hypoplasia, intentional tremor, dysmetria and scanning speech। अच्छा इसमें भी मैं आपको वही रूल आउट वाला लॉ लगाएं तो देखिए इसमें ये बेजल गैंग्लिया वाला बिल्कुल भी नहीं है, सेरिबेलर हाइपर जो प्लेजिया है वो भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है एट्रोफी या आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स का और मतलब न्यूरो सिस्टम आपने पढ़ रखा है थोड़ा सा भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा बेजल गैंग्लिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसकी मूवमेंट्स नहीं है, और ना ही आपके सेरिबेलर इन्वॉल्व है। अब आपको दो चीजों में पता करना है कि या ये डीमाइलिनेशन ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स है, या ये इंटीरियर हॉर्न सेल्स की है जिसके अंदर लोअर मोटर है, यानी अपर और लोअर में अब आपने इसको चेक करना है कौन सा है। तो अब आप ये देखें कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी अगर आप नहीं भी पढ़ी तो भी आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको पता है कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस हैं, प्रोग्रेसिव प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है, इसमें इंटीरियर हॉर्न सेल्स की डीजनरेशन होती है। पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ा हुआ तो भी रूल आउट करिए आप। Question number 9. A 9-year-old student with autism spectrum disorder exhibits severe sensory seeking behaviors, frequently spinning in circles, rocking, and crashing into soft mats during physical therapy sessions. Which sensory system is primarily involved, and what innovation strategy would be most beneficial? अब यहाँ पे आपके लिए जो words हैं हिंट देने के लिए वो circles, rocking, crashing into soft mats during physical therapy sessions। अब इसमें क्या होगा, अब इसका मतलब उसका जब हम उसको करवा रहे हैं सेंसरी सीकिंग बिहेवियर, जो हम मतलब उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिजिकल थेरेपी सेशंस दे रहे हैं, उस दौरान फ्रिक्वेंटली स्पिनिंग इन सर्कल, यानी कि वो पेशेंट घूमने लग जाएगा, रॉक करेगा, शॉर्ट मैच के अंदर जाके क्रैश करेगा। इसका मतलब बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ऑडिटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, यूज ऑफ नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, कौन सी इंटरवेंशन आप करेंगे, आप ऑडिटरी सिस्टम में मतलब कि हेडफोन्स का इस्तेमाल कराएं कि नॉइस कैंसिल आउट हो जाए। वेस्टिबुलर प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर हेवी वर्क एक्टिविटीज इन रिदमिक स्विंगिंग, या सी टेक्टाइल सिस्टम डी प्रेशर ब्रशिंग टेक्निक ओनली, या विजुअल सिस्टम रिड्यूसिंग रूम लाइटिंग एंड यूजिंग विजुअल शेड्यूल्स। देखो उसकी जो स्पिनिंग आ रही है ना वो विजुअल की वजह से है ना टेक्टाइल है। अच्छा अब दो सिस्टम है, ये ऑडिटरी है, ऑडिटरी सिस्टम करोगे या वेस्टिबुलर करोगे। अब उसमें भी देखो हेडफोन से उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि पेशेंट है एएसडी का। एएसडी के पेशेंट में वेस्टिबुलर प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो स्पिनिंग कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इस केस में बी बनेगा आपका, वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर्ड हेवी वर्क एक्टिविटीज एंड रिदमिक स्विंगिंग। Question number 10. A 14-year-old student with polyarticular juvenile idiopathic arthritis is experiencing an acute inflammatory flare-up in both knees and wrist. Which physiotherapy intervention is contraindicated during this acute phase? कौन सा काम नहीं कराना, flare-up है, acute हो रहा है उसको, आप gentle isometric नहीं करवाओगे, आप पैसे stretching नहीं कराओगे। अच्छा बाज़ औक़ात ना आप हमेशा ऑप्शन पढ़ते हुए इतना ज़्यादा खुश हो जाते हो कि आप ये भूल जाते हो कि इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का वर्ड भी लिखा हुआ है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कि आपने इसमें नहीं कराना, ये नहीं होगा। जेंटल आइसोमेट्रिक नहीं होगी, वैसे स्ट्रेचिंग एग्रेसिव जॉइंट मोबिलाइजेशन नहीं होगी, यूज ऑफ कोल्ड पैक्स फॉर पेन रिलीफ नहीं होगा, प्रोविजन ऑफ रेस्टिंग स्प्रिंट्स नहीं होगा। तो आपने याद रखना है आप इस केस में अग्रेसिव जॉइंट मोबिलाइजेशन नहीं कराओगे और पैसिव स्ट्रेचिंग नहीं दोगे, तो बी जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। A 5-year-old child with Prader-Willi syndrome is admitted to a special school. The therapist's initial management and assessment must heavily account for which classic early clinical features of this genetic disorder. अब सिंपल सिम्टम्स पूछे हुए हैं Prader-Willi syndrome के, A severe hypertonia, hyperreflexia and early onset contractures, B severe hypotonia, early feeding difficulties followed by hyperphagia, obesity and motor delays, C profound spasticity, microcephaly and structure scoliosis, D joint hypermobility accompanied by recurrent blue sclera.
अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन ऐड करने का मकसद भी यही था कि अक्सर औकात बच्चों ने ऐसी डिजीजेस नहीं पढ़ी होती है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने में को मिलेगा। तो आप यही सोच के कहते हैं पेपर बहुत मुश्किल था, पेपर बैलेंस्ड ही होता है। अब तक आप जितनी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, कहीं न कहीं हिंट उसमें छुपा हुआ था कि आपने पढ़ी हुई है। अब इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर होंगे जो कि आपने नहीं पढ़े होंगे, वहाँ आपने पैनिक नहीं करना, उसको देखना है। नेगेटिव मार्किंग है तो कोशिश करें अवॉइड कर दें। और मैंने आपको बताया है नेगेटिव मार्किंग, ऊपर टॉप क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके ऊपर लिखा होगा कि 0.25 काटे जाएँगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हैं और आपका तुक्का लग जाएगा तो आप ज़रूर लगा दीजिएगा। इस केस के अंदर बी उसका आंसर करेक्ट है कि हाइपोटोनिया होती है, अर्लिंग फीडिंग डिफिकल्टीज़ होती है, जिसके बाद हाइपरफेजिया, ओबेसिटी आती है और मोटर डिलेज़ आती हैं। Question number 12. A 3-year-old girl who previously achieved normal developmental milestones begins to rapidly lose purposeful hand skills, exhibit repetitive hand wringing movements, showed deceleration of head growth, and develops gait ataxia. Clinical profile is most indicative of symptoms दिए हुए हैं, disease पूछी हुई है किसकी है, एंजलमैन सिंड्रोम है, रेट सिंड्रोम है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, स्पास्टिक डायप्लेजिया है। अच्छा, स्पास्टिक डायप्लेजिया हमने पढ़ा था कि उसमें लोअर लिम्ब ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, अपर नहीं होते हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, एंजलमैन सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। करेक्ट आंसर इसके अंदर रेट सिंड्रोम है। ये क्लिनिकल आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या कहते हैं, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स है आपके रेड के। अब यहाँ आपने देखना है कि रेड सिंड्रोम में हमें पता लग गया, अभी के लिए याद कर लें। रेड सिंड्रोम में आपके पास क्या है, डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स आए थे वो नॉर्मल थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करके पर्पसफुल मूवमेंट्स जो है ये याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर हैंड स्किल, रेड के अंदर याद रखेंगे एक वर्ड के हैंड के जो स्किल्स हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही हैं, और रेड जो है फीमेल को ज्यादा इफेक्ट करता है इन कंपेयर टू मेल। हैंड रिंगिंग मूवमेंट्स है, डेसेलरेशन ग्रोथ, जो हेड की ग्रोथ की है वो डेसेलरेशन हो चुकी हुई है, कम हो चुकी हुई है। ये रेड सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स हैं। एंजल मैन मैन और जो है फीमेल को इक्वली इफेक्ट करता है। यहाँ पे एक वर्ड आपने याद रखना है, पपेट लाइक मूवमेंट्स आती हैं एंजल मैन सिंड्रोम में। और उसके बाद फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है, इसके अंदर अगर फेशियल एक्सप्रेशंस दिए कि लॉन्ग फेस हो जाता है तो वो आप फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम्स को कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आपने याद भी रखनी होती है कि सिम्टम्स दिए हुए हैं, डिजीज पूछी हुई है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन 13। अ स्टूडेंट विद आर्थ्रोगायरोपोसिस मल्टीप्लेक्स congenita is admitted to special education center. The physical therapist should expect to find which of the following primary musculoskeletal impairments during the physical examination. AMC के symptoms पूछे हुए हैं। A. Hypermobility of all major peripheral joints due to connective tissue laxity. B. Multiple congenital joint contractures and square muscle weakness या fibrosis. C. Recurrent pathological fractures due to square osteopenia. D. Intermittent joint subluxations associated with inflammatory synovitis. AMC मैंने आपको पढ़ाया पहले। अच्छा, आर्थो जॉइंट है, गायरोपोसिस में लिमिटेड मूवमेंट्स होती हैं और वो कॉन्ट्रैक्चर्स की वजह से ही होती हैं एमसी में। मल्टीपल कंजेनिटल जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स एंड स्वेयर मसल वीकनेस फाइब्रोसिस, इसका आंसर है बी। Question 14. A physical therapist is designing a handling and positioning program for an infant with type O osteogenesis imperfecta. Which of the following principle is most critical to adhere to during handling? टाइप 1 का ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, अच्छा मैं एक हिंट दे दूं, टाइप 1 जो है वो माइल्ड होती है, टाइप 2 जो होती है बहुत ज्यादा स्वेयर होती है। 4 टाइप्स होती है, 3 और 4 भी होती है। ऑप्शन है ए यूज, अब ये टाइप 1 है, इसकी उसने बताया कि हैंडलिंग करनी है तो क्या फॉलोइंग प्रिंसिपल्स होंगे। ए यूज अ लॉन्ग बोन एज लिवर व्हेन टर्निंग द इन्फेंट टू बिल्ड कॉर्टिकल बोन स्ट्रेंथ, लिफ्ट द इन्फेंट अंडर द एक्सिला टू अवॉइड डायरेक्ट pressure on the pelvis. C. Support the infant completely under the head, trunk, and buttocks, avoiding twisting or pulling forces on the limbs. D. Implements passive range of motion exercises at the end range to prevent contractures. मैंने आपको एक वर्ड टॉर्शन का पढ़ाया था कि ट्विस्टिंग टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो करेक्ट आंसर सी है कि आप उसे फुली सपोर्ट करें अंडर द हेड, ट्रंक एंड बटक्स, और ट्विस्टिंग और पुलिंग फोर्सेस नहीं लगाने, क्योंकि हड्डी टूटने और ऑस्टियोजेनेसिस परफेक्टा में बोन के टूटने का, हड्डी के टूटने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो सी करेक्ट आंसर है।
Question number 15. A 12-year-old child with spastic diplegia demonstrates gait pattern characterized by excessive hip flexion, adduction, internal rotation, knee flexion, and ankle plantar flexion. The classic presentation is known as A. Crouch gait, B. Caesarian gait, C. Jump gait, D. Vaulting gait. बेटा करेक्ट आंसर इसके अंदर जो है वो है आपका सीजरिंग गेट। सीजरिंग गेट के अंदर अच्छा क्राउच गेट और सीजरिंग गेट बाजू का तो आप देखोगे जगह पे एक ही जैसा लिखा होता है। एक छोटा सा डिफरेंस बता दूं कि अगर यहाँ पे इसी तरीके से जहाँ लिखा हुआ है सेम लिखा होता कि उसके अंदर एक्सेसिव हिप फ्लेक्शन है, एडक्शन है, इंटरनल रोटेशन है, नी फ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पे एंकल डोर्सी फ्लेक्शन लिखा होता तो ये क्राउच गेट बन जाता। ये याद रखना है डॉर्सी फ्लेक्शन में डॉर्सी में आर है, क्राउच में आर, आप याद रख लें। सीजर में भी आप कहेंगे आर है, लेकिन किसी तरीके से भी गेस करके याद करें। क्राउच गेट में अगर डॉर्सी फ्लेक्शन का वर्ड आ रहा है तो वो क्राउच गेट बन जाएगा, प्लांटा फ्लेक्शन आ रहा है तो वो आपका ये बन जाएगा सीजरिंग गेट बन जाएगा। वॉल्टिंग गेट लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी में मिलता है। जंप गेट के अंदर मतलब टोस के ऊपर वॉकिंग होती है जिसकी वजह से ऐसा लगता है पेशेंट कॉन्टिन्यूसली जो है वो जंप करने की ही पोजिशन में है। Question number 16. A child with spastic diplegic CP demonstrates excessive knee flexion during the stance phase of gait, that is crouch gait, due to weak plantar flexors and quadriceps. Which type of AFO provides the best mechanical advantage to minimize the crouch pattern? अब crouch pattern को minimize करना है, AFO इस्तेमाल करना है, तो AFO हम लोगों ने किस तरीके से इस्तेमाल करना है? A. posterior leaf spring AFO, B. hinged AFO with free dorsiflexion, C. solid ground reaction AFO, D. tone reducing flexible AFO. देखो हम लोगों ने नी फ्लेक्शन होने से बचाना है, एक्सेसिव नी फ्लेक्शन है उसके अंदर तो हमें नी फ्लेक्शन नहीं होने देनी, तो उसके लिए हमें क्या करना है? नी फ्लेक्शन से बचाने के लिए हम सॉलिड ग्राउंड रिएक्शन फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, उस तरह का AFO इस्तेमाल करेंगे जो नीचे से पकड़ के रखे और एक्स्ट्रा नी फ्लेक्शन ना होने दे। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर सी है कि आप सॉलिड ग्राउंड रिएक्शन जो AFO है वो इस्तेमाल करें। Question number 17. A 3-month-old infant presents with congenital muscular torticollis affecting the right sternocleidomastoid muscle. Which posterior presentation is characteristic of this condition and what is the correct stretching direction? 3 महीने का बच्चा है, कंजेनिटल मस्कुलर टॉर्टिकोलिस किसकी है ये याद कर लें, राइट SCM की। अब ऑप्शन देखें, अब हमने क्या करानी है? स्ट्रेचिंग करानी है और हम लोगों ने इसकी मूवमेंट करानी है, कैसे कराएंगे? अब राइट का है तो आपने याद करना है, ऑप्शन दे रही हूँ गेस करें। ए लैटरल फ्लेक्शन टू द लेफ्ट, रोटेशन टू द राइट, स्ट्रेच टू राइट लैटरल फ्लेक्शन एंड लेफ्ट रोटेशन। बी लैटरल फ्लेक्शन टू द राइट, रोटेशन टू द लेफ्ट, स्ट्रेच इनटू लैटरल लेफ्ट लैटरल फ्लेक्शन एंड राइट रोटेशन। बी C. Bilateral flexion of the neck, stretch into full extension and rotation. D. Lateral flexion to the right, rotation to the right, stretch into left lateral flexion and left rotation. बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है कि बी है कि आपने लेटरल फ्लेक्शन टू द राइट करानी है, रोटेशन लेफ्ट करानी है, स्ट्रेच इनटू लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन एंड राइट रोटेशन। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। इप्सी लैटरल लेटरल फ्लेक्सिस होती है नेक, ये आप याद रखेंगे कि जो हम लोगों ने लेटरल फ्लेक्शन कराई है वो राइट पे ही कराई है और राइट SCM मसल ही था, इस तरीके से याद कर लें, और रोटेशन ऑपोजिट साइड टू द लेफ्ट होगी। Question number 18. During a gait assessment of an 8-year-old child with unilateral hip dysplasia, the physical therapist observes that when the child stands on the right lower extremity, the left side of pelvis drop. This finding indicates weakness of which muscle group? अब सिंपल सा उसने ये नहीं पूछा, टर्नेलनबर्ग साइन जो हमारे पास आ रहा है ये नीचे आपका ड्रॉप कर रहा है तो कौन सी आपकी वो इन्वॉल्व हो रही है मसल? सिंपल सी ये आपकी ग्लूटियस मीडियस मसल है, जो आपका हिप एबडक्टर है वो इन्वॉल्व है। अब आपने ये बताना है कि लेफ्ट हिप एबडक्टर है ये राइट हिप एबडक्टर है, कि जिस साइड पे एक चीज वीक होगी वो काबिल नहीं होगी उसको होल्ड करने के लिए, और दूसरी साइड पे से चीज पूरी की पूरी जो होगी वो मूव कर जाएगी। यानी कि अगर एक साइड पे अच्छी ताकत है वो उसे होल्ड कर सकता है तो वो बैलेंस रहेगा, लेकिन अगर वो वीक होगी तो वो सारी की सारी फोर्स जो होगी वो ऑपोजिट मसल ने लगाई होगी तो ऑपोजिट पे गिर जाएगा। इसका मतलब ऑपोजिट वाली तो ठीक थी, तो इसका मतलब खराब कौन सी हुई? जहां से फोर्स नहीं लग सकी। तो इस केस के अंदर क्या है, राइट लोअर एक्सट्रीमिटी पे खड़ा हुआ है, पेल्विस ड्रॉप किया है लेफ्ट पे, इसका मतलब लेफ्ट वाली पूरी पावरफुल थी उसने अपनी तरफ खींच लिया, तो वीक कौन सी हुई? राइट हिप एबडक्टर जो हुई वो वीक हुई।
Question number 19. A 5-year-old child with idiopathic toe walking is referred to physiotherapy. On assessment, passive ankle dorsiflexion is limited to 0 degree with knee extended but increased to 10 degree of dorsiflexion with knee flexed to 90 degree. This indicates contracture or tightness of which स्पेसिफिक मसल. अच्छा सिंपल से ये आपको ऊपर आ जाएगा. पैसिव डॉर्सीफ्लेक्शन लिमिटेड है 0 डिग्री पे विद नी एक्सटेंडेड, लेकिन थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है आपकी क्या कहते हैं जब आपकी यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि डॉर्सीफ्लेक्शन का वर्ड देखते हुए भी आपको गेस हो जाएगा किस मसल की बात हो रही है. ये गैस्ट्रोकनीमियस की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर इसके अंदर बी है आपका. Question number 20. When prescribing a manual wheelchair for an adolescent with a T10 spinal cord injury to optimize propulsion efficiency and protect the shoulders from injury, where should the rear wheel axle be ideally aligned relative to patient's body? A. Directly aligned with or slightly forward of the patient's shoulder when arms hang down naturally. B. At least 4 inches behind the shoulder to maximize posterior stability. C. Level with the patient's lower costal margin along the mid-axillary line. D. Independent of shoulder position matching only pelvic width. आप मैनुअल व्हील चेयर दे रहे हैं, T10 के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, आपने क्या करना है, ऑप्टिमाइज करनी है प्रोपल्जन एफिशिएंसी. करेक्ट आंसर है बेटा, आप अलाइन करें बिल्कुल, एक तो या तो लेवल पे हो या स्लाइटली फॉरवर्ड ऑफ पेशेंट शोल्डर व्हेन आर्म्स हैंग डाउन नेचुरली, तो ए इज करेक्ट आंसर. Question number 21. A 4-year-old child with spastic diplegia frequently adopts W-sitting posture on classroom floor. The physical therapist discourages the posture because it places excessive dangerous mechanical stress on which structures? A femoral retroversion and tibial. देखो W-sitting में बच्चा बैठा हुआ है, अब किस पे स्ट्रेस आ रही है आपने ये बताना है. A. femoral retroversion and tibial external rotation. B. femoral anteversion, internal rotation of the hip and stretching of medial collateral of the knee. C. hip abduction or external rotation and lateral collateral ligament laxity. D. posterior pelvic tilt and excessive elongation of iliopsoas. देखो डब्ल्यू सीटिंग में एक तो जो आपका फेमरल है वो एंटी वर्जन में आता है, हिप इंटरनली रोटेट करती है और अंदर वाला मीडियल कोलैटरल लिगामेंट स्ट्रेच करता है, तो करेक्ट आंसर इसका बी है. Question number 22. When measuring a student for a custom wheelchair seat width, what is the standard anthropometric measurement procedure? Measure across the widest part of the hip or thigh in a sitting position and subtract 2 inches. Measure across the widest part of the hip or thigh in sitting position and add 1 to 2 inches. Measure from the posterior buttock of the popliteal fossa and add 2 inches. Measure from the greater trochanter to lateral epicondyle of the femur. देखो व्हीलचेयर की बात हो रही है तो हमेशा व्हीलचेयर में सीट के ऊपर आपने बिठाना है तो वाइडेस्ट हिप का जो होगा थाई का रीजन उससे करेंगे और इंचेस आपने कम क्यों करने हैं कि पेशेंट टंगों के क्यों बैठे, तो आप उसमें ऐड करोगे 1 से 2 इंचेस, तो करेक्ट आंसर बी है. Question number 23. A 10-year-old child with cystic fibrosis is seen for airway clearance therapy. The therapist planned to perform postural drainage, percussion and vibration. Which of the following condition is an absolute contraindication to performing chest percussion? आपसे सिंपल नहीं पूछा कि cystic fibrosis के अंदर अगर आपको करवाने लगे हो चेस्ट परकशन तो क्या चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. आपको इसी तरीके से पेपर में सवाल आएंगे, पैनिक नहीं करना. टोटल पेपर आपकी इस तरीके से सिनेरियो बेस्ड नहीं होगा लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होंगे और ये इसी तरीके से बैलेंस पेपर बनता है, तो आपने परेशान नहीं हो जाना ये कहाँ से आए, आपको काफ़ी चीज़ें आती होंगी, ईजी होकर आप कर लेंगे. ए थिक टेनेशियस सिक्रेशंस, बी अनट्रीटेड निमोथोरेक्स. अब देखो आपको पता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में अगर एयरवेज में म्यूकस बन रहा है तो कब आप चेस्ट परकशन नहीं कराओगे, जब थिक सिक्रेशंस होंगी, जब अनट्रीटेड निमोथोरेक्स होगा या प्रोडक्टिव कॉफ विद ग्रीन स्पूटम होगी या माइल्ड ब्रोंकोस्पैज्म कंट्रोल विद ब्रोंकोडायलेटर्स. देखो इनमें से जो सबसे डेंजरस कंडीशन है वो बी है. बाकी सिक्रेशंस में तो आप करवाओगे ना, स्पूटम में, सिक्रेशंस में, और अगर थोड़ा बहुत स्पेजम भी है तब भी आप करवा लोगे लेकिन लाइट सम. लेकिन अगर अनट्रीटेड न्यूमोथोरेक्स है, एयर है, तो उससे डैमेज और ज्यादा हो जाएगा, उसके अंदर आप परकशंस नहीं करा सकते, तो बी आंसर इसके अंदर करेक्ट है. Question number 24. A 16-year-old student with T4 spinal cord injury suddenly complains of sweat, throbbing headache, and blurred vision during a standing frame session. The therapist notes profound sweating above the level of lesion and dramatic rise in BP. What is the first and most critical action?
A. Lie the patient down immediately in supine position to stabilize the blood pressure. B. Bring the patient to upright position. Check for blood distension or a kink catheter and loosen tight clothing. C. Administer chest physical therapy to clear potential airway obstruction. D. Begin immediate lower limb passive stretching to reduce passage rate triggering the episode. अच्छा T4 spinal cord की injury है, लोअर लिम्ब का तो कोई वैसे ही आपका काम नहीं बनेगा। और चेस्ट फिजिकल थेरेपी हमने क्यों ही करानी है? सी और डी ऑप्शन तो बड़े बेतुके से हैं और ऐसा ही होगा, आपको ऑप्शंस कुछ इस तरीके से बड़े बेतुके से भी मिले होंगे। अब दो ऑप्शन देखो, या तो आप उसे लेटा दोगे या आप सीधे बिठाओगे, और आपको पता होना चाहिए बीपी को रेस करने के लिए, सही पोजीशन में लाने के लिए आप उसे अपराइट पोजीशन में बिठाते हो, कभी लेटाते नहीं हो। तो करेक्ट आंसर बी है, ब्रिंग द पेशेंट टू एन अपराइट सिटिंग पोजीशन, चेक फॉर ब्लड डिस्टेंशन और अ किंक कैथेटर एंड लूजन टाइट क्लोथिंग। Question 25. An 8-year-old boy present with insidious onset of a limp groin pain radiating to the knee and limited hip internal rotation and abduction. Plain radiograph reveal avascular necrosis of the femoral head. What is most likely diagnosis? A. Slipped capital femoral epiphysis. B. Leg calf perthes disease. C. Transient synovitis of the hip. D. Osgood-Schlatter disease. तो सिंपल सी बात है, इसमें भी मैं आपके अगर ऑप्शन रूल आउट करूँ ना तो ये स्लिप नहीं है कि इसके अंदर स्लिप कैपिटल उसके अंदर क्या होता है फॉरवर्ड आ जाता है, लेकिन ये स्लिप वाली कंडीशन है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस वाली कंडीशन है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल नहीं बनता। और साइनोवाइटिस वाली कंडीशन भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर वेसल्स ब्लड वेसल्स क्या है नेक्रोज्ड हो चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा जो है हेड को ब्लड सप्लाई नहीं मिली, तो वो ऐसा ऐसा डेड होने लगा, नेक्रोज्ड हो गया। और ऑस्गुड स्लाटर डिजीज की बात मैंने आपको की थी, ये जो होता है आपके टिबियल टिब्रोसिटी के ऊपर एक्स्ट्रा इसकी कैलो फाइब्रोसिस वगैरह बनते हैं, एक्स्ट्रा वहाँ पे आता है, एक बम्प आता है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो लेग काफ पर्टीज डिजीज है। उसके अंदर क्या होता है, पेन रेडिएट करती है नी की तरफ, इंटरनल रोटेशन लिमिटेड हो जाती है और एब्डक्शन लिमिटेड हो जाती है, और ए वैस्कुलर नेक्रोसिस फेमरल हेड का आपको रेडियोग्राफ के ऊपर देखने को मिलता है। तो लेग काफ पर्टीज डिजीज जो है इसका करेक्ट आंसर है। Question number 26. A 12-year-old female student with adolescent idiopathic scoliosis evaluated in special education setup. The therapist notes a right thoracic structure curve with a curve angle of 28 degrees. The child is skeletal immature. What is the standard medical and physiotherapeutic recommendation for this stage? A. Observation only every 6 months with no active exercise program. B. Immediate surgical spine fusion instrumentation. C. Orthotic bracing, Milwaukee or Boston brace combined with curve specific exercises, which is short method, high velocity, low amplitude spinal manipulation twice a week. देखो एडोलेसेंट के अंदर इडियोपैथिक स्कोलियोसिस अगर पाई गई है तो आप सबसे पहले जो करो स्टार्ट वो हमेशा ब्रेस से करो, ऑर्थोटिक ब्रेजिंग दो, मिलवॉकी या बोस्टन का इस्तेमाल करो और कर्व स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे, जिसके अंदर कन्वेक्स वाली साइड पे आप हमेशा स्ट्रेच करते हो, कनकेव वाली साइड को आप स्ट्रेंथन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोटिक ब्रेसिंग क्लियर कर ली, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 27. इन अ स्पेशल एजुकेशन सेटिंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट राइट्स अ गोल फॉर अ स्टूडेंट्स इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स इज रिटन करेक्टली, फॉलोइंग स्मार्ट प्रिंसिपल एंड एजुकेशन रेलेवेंस। अच्छा स्मार्ट प्रिंसिपल क्या है, एस से स्पेसिफिक होता है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, और ए इज फॉर लाइक असेस किया जा सके, आई एम मिसिंग द ए वर्ड, आर से रिलेटिव होना चाहिए, और टी से टाइम उसके अंदर होना चाहिए। तो कौन सा गोल इसमें से जो फॉलोइंग लिखी गई है वो स्मार्ट प्रिंसिपल को इंडिकेट करता है? ए द स्टूडेंट विल इंप्रूव हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी बाय 15 डिग्री इन 3 months. द स्टूडेंट विल वॉक इन बी द स्टूडेंट विल वॉक इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द क्लासरूम टू द कैफेटेरिया अंडर 3 minutes using a rolling walker in 4 out of 5 trials within 6 months. C the therapist will provide passive range of motion to bilateral lower extremities twice a week for the entire school year. D the student will demonstrate better balance during recess activities by the end of the term. अब आप खुद देखें कौन सा स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, रिलेटिव भी है, टाइम भी दिया हुआ है और एक्टिविटी भी दी हुई है। इट्स बी कि उसके अंदर कैफेटेरिया का स्पेसिफिक भी दिया है, टाइम भी दिया है, ड्यूरेशन भी दी है, एक पूरा मेजरमेंट उसके अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर बी है, वो ये स्मार्ट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। Question number 28. An infant with history of a difficult breech delivery presents with a right upper
upper extremity held in adduction, internal rotation of the shoulder, extension of the elbow, and pronation of the forearm, which is waiter's tip posture. Presentation indicates an injury to which nerve root. सिंपल सा अपल्सी है, उसकी नर्व रूट पूछी गई है और इतनी बड़ी स्टेटमेंट से सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका क्या लेना देना है। उसने सिंपल नहीं पूछा कि फोर आर्म की वेटर स्टेप पोस्चर जो है उसमें जो आपकी अर्ब्स पैल्सी है उसमें कौन सी नर्व रूट है। तो इसके अंदर उसने आगे मैंने ऑप्शंस में भी दे दिया, ऑप्शंस में नहीं दिया होगा वो लिखा होगा C5 C6 C8 T1 या आइसोलेटेड रेडियल नर्व कंप्रेशन या होल प्लेक्सस एवल्जन। तो करेक्ट आंसर ए है C5 C6 नर्व रूट या अर्ब पैल्सी। Question 29. A 10-year-old child with a history of surgically repaired spina bifida occulta presents with newly developed scoliosis, a rapid loss of bowel and bladder control, and a sudden increase in lower extremity spasticity. Which condition is most likely responsible for a presentation? A. अब ये याद रखना है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा के ये सारे स्कोलियोसिस और ये सिम्टम्स अब आए हैं, तो ये क्या रिस्पॉन्स कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के सिम्टम्स के लिए? A. Normal expected progression of the child's primary condition. B. Tethered cord syndrome. C. Secondary diffuse muscle atrophy. D. Guillain-Barré syndrome. देखो डी तो किसी सूरत आंसर नहीं है और आपको तीन में से अगर आपको पता है कि स्पाइना बिफिडा ओकल्टा के अंदर जो होता है जो आपस में जो निकली हुई चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच कर जाती हैं जिसकी वजह से सिम्टम्स अराइव करते हैं, तो ये बी है जिसके अंदर टेथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम जिसे कहते हैं कि सारी जो चीजें अटैच कर रही हैं। एज ए चाइल्ड ग्रोज अ टेथर्ड स्पाइनल कॉर्ड इज पुल्ड टाइटली अगेंस्ट द स्पाइनल कॉलम, रैपिड न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन हो जाता है, बाउल ब्लैडर फंक्शन आते हैं, तो ये टेथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम आप इसमें याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन 30. A physical therapist is teaching a 7-year-old child with developmental coordination disorder how to catch a ball. The therapist begins by having the child practice in a quiet room with a large brightly colored ball thrown gently with a fixed distance according to motor learning principle. This represents practice in what type of environment? अच्छा रूम के अंदर है, अब आपको गेस करना आसान हो जाएगा किस टाइप का environment है। A. Open environment with variable mapping. B. Closed environment with lower inter-trial variability. C. Semi-predictable environment with high contextual interference. D. Dynamic environment with continuous summary feedback. It's B. Closed environment with low inter-trial variability. Question number 31. A 13-year-old obese male presents with a complaint of dull ache in his right thigh and knee for past 3 weeks. On physical examination, his right lower extremity is held in slight external rotation and passive hip flexion is accompanied by obligatory external rotation. This presentation is classic 4. A. Leg calf Perthes disease. B. Slipped capital femoral epiphysis. C. Unilateral hip osteoarthritis. D. Femoroacetabular impingement. ये स्लिप कैपिटल फेमरल एपिफिसिस है, ये बी आपका करेक्ट आंसर है जो कि होता भी ओबीस पेशेंट के अंदर है। करेक्ट आंसर बी है SCFE involve displacement of femoral neck relative to capital femoral epiphysis. It typically presents in obese adolescent males and the obligatory external rotation during hip flexion is hallmark clinical diagnostic sign. ये भी याद कर लें, obligatory external rotation during hip flexion एक hallmark sign होता है in the SCFE. During a therapeutic sensory integration session, a child on a suspended bowser swing exhibits sudden paleness, profuse sweating, and nausea. What is most appropriate immediate action by the physical therapist? A. Increase the speed of swing to help the child quickly overcome the sensory threshold. B. Stop the swing immediately. Have the child dismount. Provide deep pressure on a ground or a grounding proprioceptive activity. C. Dim the light and encourage the child to lie down supine on a rolling board. D. Continue the activity for 5 more minutes to ensure habituation occurs. देखो कभी भी ऐसी कंडीशन में आपने ना स्पीड इंक्रीज करनी है ना काम को कंटिन्यू करना है, तो या तो बी है या सी है। तो सी भी देखो कि आप उसे क्या डिम लाइट करके इनकरेज करोगे, वो सुपाइन रोलिंग बोर्ड के ऊपर लेटे, तो सी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। करेक्ट आंसर बी है कि आप स्टॉप करोगे स्विंगिंग, बच्चे को वहां से डिसमाउंट करोगे, उतारोगे, उसे डीप प्रेशर दोगे और ग्राउंडिंग प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी करवाओगे। करेक्ट आंसर बी है। Question 33. A child with myelomeningocele at the L4 neurological level is being evaluated for an orthotic prescription for classroom ambulation based on neurological level. Which muscle groups are likely preserved and what
is the most appropriate orthosis. अब माइलोमेनिंजियोसील लेवल 4 भी बता दिया आपको, इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा. ऑप्शन है ए, हिप फ्लेक्सर एंड नी एक्सटेंसर्स आर प्रिजर्व, रिक्वायर्स एन एएफओ. बी, knee extensors and ankle dorsiflexors are completely paralyzed, requires knee ankle foot orthosis. C, hip adductors and knee flexors are completely paralyzed, requiring a reciprocating gait orthosis. D, all lower extremity muscles are paralyzed, requires a parapodium. L4 लियन में हिप और नी के जो एक्सटेंसर्स होते हैं वो जो होते हैं कम्प्लीटली प्रिजर्व होते हैं. करेक्ट आंसर ए है कि हिप फ्लेक्सर्स, नी आपके एक्सटेंसर प्रिजर्व रहेंगे और आपको AF4 रिक्वायर्ड होगा. करेक्ट आंसर इज ए. Question 34. To elicit ankle clonus in a student suspected of having a upper motor neuron lesion, the physical therapist should perform which maneuver? ये भी याद रखिएगा, upper motor neuron lesion में ही clonus होता है, lower motor neuron lesion में fasciculations होती हैं. Option यहाँ पे है A, slow prolonged stretching of tibialis anterior muscle. B, rapid forceful dorsiflexion of the ankle maintaining pressure at end range. C, firm stroking of lateral aspect of the plantar surface of the foot. D, tapping the Achilles tendon repeatedly with reflex hammer. देखो यहाँ पे आप सबसे पहले ये जान लो कि क्लोनस के अंदर रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं और रेपिटेटिव मूवमेंट्स हो रही होती हैं. तो उसके लिए हम स्लो प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग नहीं कराएंगे टिबियालिस इंटीरियर की, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, मूवमेंट्स हो रही हैं और कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं. और टैप करोगे एचएलएस टेंडन को रिपीटेडली विद रिफ्लेक्स हैमर, ये भी पॉसिबल नहीं है, इससे भी आपको कोई फायदा नहीं होगा. अब बच्चे ऑप्शन बी एंड सी. सी देखो, फर्म स्ट्रोकिंग ऑफ लैटरल एस्पेक्ट ऑफ, स्ट्रोकिंग नहीं करनी, टैपिंग नहीं करनी है, स्लो मूवमेंट्स नहीं करानी, हमें एक रैपिड फोर्सफुल डॉर्सिफ्लेक्शन एंकल की करानी है और प्रेशर मेंटेन रखना है एंड रेंज के ऊपर. इट्स बी, rapid forceful dorsiflexion of the ankle maintaining pressure at the end range. Question 35. A 6-year-old child with myelomeningocele presents with stridor, difficulty swelling and new onset weakness in upper limbs. The physical therapist should suspect which underlying condition associated with spina bifida. It's A, tethered cord syndrome. It's B, Arnold-Chiari type 2 malformation. It's C, hydromyelia. It's D, syndrome. देखो ये जो सिम्टम्स अब आ रहे हैं ना माइलोमेनिंजियोसील के बाद, ये सारा कुछ जो ऊपर से आ रहे हैं, क्योंकि माइलोमेनिंजियोसील में इस तरह के सिम्टम्स ये इंडिकेट करते हैं कि भाई अब आपके फोरामेन मैग्नम से ब्रेन स्टेम्स और ये जो सेरिबेलम वगैरह है ये निकल के फोरामेन मैग्नम से नीचे आ गया, अपनी जगह से डिसलोकेट हुआ है. और इस कंडीशन का टिपिकल नाम है आर्नल्ड-क्यारे टाइप 2 मैलफॉर्मेशन, या आर्नल्ड-क्यारे मैलफॉर्मेशन भी है. टाइप 2 इसकी कैटेगरी बता रहा है जिसके अंदर आती हैं डिफिकल्टीज इन swallowing, न्यू ऑनसेट वीकनेस इन अपर लिम्स. तो ये सारी चीजें क्या हैं, ऑप्शन बी की हैं. तो करेक्ट आंसर बी है. Arnold-Chiari type 2 malformation involves downward displacement of the brainstem and cerebellum through the foramen magnum. It causes cranial nerve compression leading to stridor, swallowing difficulties and upper extremity weakness. अब है क्वेश्चन 36. इन conservative method management of congenital talipes equinovirus which is clubfoot using the Ponseti method, what is the correct sequence of deformity correction during the serial casting? किस तरीके से कास्टिंग करनी है? ए, इक्विनस पहले करेंगे, फिर वायरस करेंगे, देन कैविस. बी, कैविस फर्स्ट, then adduction and varus, and last equinus via heel cord tenotomy. C, simultaneous correction of equinus varus followed by cavis correction. D, adduction first, then equinus and lastly varus. देखो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा निमोनिक याद कराती हूँ. केव का सी से पहले केविस करते हैं, फिर ए से एडक्शन करते हैं, फिर वी से वायरस करते हैं और लास्ट में इक्विनस करते हैं. तो करेक्ट आंसर बी है. Question number 37. What is the primary structural reason for muscle contracture development in chronic CP, spastic CP? A, excessive proliferation of sarcomeres in series. B, failure of muscle tissue to grow in length proportion to bone growth combined in increased extracellular matrix collagen content. C, continuous active cross-pitch cycling due to continuous voluntary motor unit firing. D, hypertrophy of fast twitch glycolytic muscle fibers. इसका आंसर बी है. फेलियर ऑफ मसल टिश्यू टू ग्रो इन लेंथ प्रोपोर्शन टू बोन ग्रोथ कंबाइन विद, इसके अंदर आपकी मसल बिल्कुल आपके बोन के मुताबिक ग्रो नहीं करती जिसकी वजह से स्पाज्म डेवलप हो रहा होता है.
Question number 38. The dynamic systems theory of motor development suggests that motor behaviors emerge from interaction of multiple subsystems. According to this theory, a rate limiter is defined as CNS system A, CNS system maturation level that dictates all movement patterns. B, a specific subsystem that develops slowest and delays the emergence of motor skill. C, an environmental barrier that physically blocks a child from moving at the maximum speed at which child can perform repetitive motor tasks. देखो करेक्ट आंसर इसमें बी है स्पेसिफिक सब सिस्टम होते हैं दैट डेवलप स्लोएस्ट एंड डिले इमर्जेंस ऑफ अ मोटर स्किल खाली पूरा मतलब आपका एक पार्ट से सारे सिस्टम इफेक्ट नहीं हो रहे छोटे छोटे सब सिस्टम है जो इफेक्ट करेंगे और डिलेज आएंगे. The correct answer is B. Question 39. A 10-year-old child with spastic quadriplegic CP is referred to physical therapy for management of lower limb stiffness. During examination, the therapist notes a velocity-dependent resistance to passive stretch which suddenly gives way during the movement. This clinical phenomena is known as A. Lead pipe rigidity, B. Cogwheel rigidity, C. Clasp knife phenomena या D. Plastic rigidity. देखो जो आपकी है ना वेलोसिटी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस ये एक ही में मिलती है इसके अलावा किसी में भी नहीं मिलती वो है आपकी क्लैस्प नाइफ में जहाँ वेलोसिटी का वर्ड आ जाएगा वहाँ क्लैस्प नाइफ आ जाएगा और ये आपके मतलब कि ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आपको क्लैस्प नाइफ फिनोमिना दिखता है. लेड पाइप कॉक व्हील जो है आपको पार्किंसन में देखने को मिलती है. इस केस के अंदर करेक्ट आंसर आपका सी है. GMFM is specifically validated and clinically recognized to evaluate change over time in gross motor function of children with which diagnosis. इतनी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक तो आपको पता होगा. ए डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी BCP सी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डी इडियोपैथिक स्कोलियोसिस. इट्स BCP. Question 41. A 2-year-old child diagnosed with tetralogy of Fallot experiences a hypercyanotic episode, TET spell, during an intense physical therapy session. Which of the following positions should the physical therapist immediately place the child in to increase systematic vascular resistance and improve oxygenation? A. Full supine with legs elevated 45 degrees. B. Left lateral side lying with head down. C. Knee to chest position in sitting or side lying. D. High Fowler position with neck hyperextended. अच्छा यहाँ पे ना अब एक कंफ्यूजन होगी कि आप कहेंगे कि भाई हमने ना सिर्फ वेस्कुलर रेजिस्टेंस और ऑक्सीजन इंप्रूव करना है उसके लिए आप आंसर लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप एक वर्ड को और नोटिस करें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का वर्ड का जिक्र है और उसके बाद हाइपरसाइनोटिक एपिसोड आए हैं तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट से रिलेटेड आप हमेशा जो ऑप्शन चूज करेंगे वो आएगा सी. नी टू चेस्ट करवाएं इन सिटिंग या फिर साइड लाइन क्योंकि ये क्या करता है ये आपके दोनों जो होगा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर लेफ्ट और राइट शंट को इंक्रीज करेगा मतलब वहाँ पे इसकी ब्लड की मूवमेंट इंप्रूव हो जाएगी जो आपका सेप्टल डिफेक्ट है तो इस तरीके से क्या होगा आपकी ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो जाएगी तो आप नीड टू चेस्ट करवाएं सिटिंग में या फिर साइड लाइन करवाएं ताकि आप सेप्टल डिफेक्ट के जो ये आया है एक सिम्टम आया उसकी वजह से ये कम किया जा सके. द नीड टू चेस्ट पोजिशन इंक्रीजेस सिस्टमैटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस which decreases the right to left shunt across ventricular septal defect, forcing more blood into pulmonary artery to improve oxygenation during a TET spell. Question 42. During clinical evaluation, a physical therapist strokes the paravertebral skin from the thorax to the sacrum while a child is in prone suspension. The child responds with lateral flexion of the trunk toward the stimulated side. Which reflex is this? And what is its primary long-term impact if it fails to integrate by 2 months? Simple आपको एक बताया गया है कि ये सिम्टम्स है या तरीका है जिस तरीके से परफॉर्मेंस बताई गई है आपके रिफ्लेक्स की और अगर ये 2 मंथ तक इंटीग्रेट ना हो तो क्या इम्पैक्ट आते हैं. इसके ऑप्शन है लैंडो रिफ्लेक्स ब्लॉक्स इंडिपेंडेंट सिटिंग बैलेंस. बी गैलेंट रिफ्लेक्स इंटरफेयर्स विद सिटिंग बैलेंस एंड कैन लीड टू स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस. सी मोरो रिफ्लेक्स लीड्स टू persistent extensor thrust. D positive supporting reaction prevents typical heel striking during gait. इस केस के अंदर करेक्ट आंसर बी है गैलेंट रिफ्लेक्स व्हिच इंटरफेयर्स विद सिटिंग बैलेंस एंड कैन लीड टू स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस. ये गैलेंट रिफ्लेक्स का है जिसके अंदर स्ट्रोक किया पेरिवर्टेब्रल स्किन फ्रॉम थोरैक्स टू सैक्रम व्हाइल चाइल्ड इज इन प्रोन सस्पेंशन. Question 43.
During a gait assessment of a child with history of developmental delay, the physical therapist observed a vaulting gait on the left side. What is the most accurate biomechanical explanation for this compensation mechanism? The child is compensating for functional or structural shortening of ipsilateral lower extremity. The child is compensating for failure of the contralateral lower extremity to clear the ground during its swing phase. C. The child has severe weakness of the left gastrocnemius soleus complex during the push off. D. The child has structure hip फ्लेक्शन कॉन्ट्रक्चर ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया था वोल्टिंग रेट ज़्यादातर आता है आपका लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, तो इसका मतलब ये कंपनसेटरी ही होगा। अब आपने गेस करना है कि ए है इप्सिलैटरल या फिर ये कॉन्ट्रालैटरल है। Correct answer is contralateral. The child is compensating for a failure of contralateral lower extremity to clear the ground during its swing phase. Physical therapist is evaluating a student who represents with the hand to knee gait pattern during the early stance phase of walking. Which of the following muscle impairments is directly responsible for the specific gait deviation? A. Severe weakness of the gluteus maximus. B. Severe weakness of the quadriceps femoris. C. Contracture of the hamstring muscles. D. Paralysis of tibialis anterior. It is the B, severe weakness of quadriceps femoris. Question 45. A 14-year-old athlete attempting a deep squat complains of a sudden inability to fully extend the hip while the knee is fully flexed. The therapist notes the hamstring muscle cannot shorten any further to produce force. The physiological limitation is known as passive insufficiency, active insufficiency, reciprocal inhibition of quadriceps, autogenic inhibitions of tendons. अच्छा, अगर आपको याद हो शॉर्टन का वर्ड एक्टिव इनसफिशिएंसी के लिए था और जो इसमें स्ट्रेच अगर आ जाता वर्ड तो वो पैसिव के लिए था। तो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर बी है एक्टिव इनसफिशिएंसी ऑफ द हैमस्ट्रिंग्स। क्वेश्चन 46 व्हेन एनालाइजिंग patellofemoral joint reaction forces during rehabilitation exercises at what angle of knee flexion is the patellofemoral joint compression force at its peak during an open kinetic chain extension exercises। अब क्या है एनालाइज करना है patellofemoral joint को। अच्छा, इसके अंदर हमने किस एंगल के अंदर नी फ्लेक्शन इज द पैटेलोफेमरल जॉइंट कंप्रेशन फोर्स एट इट्स पीक ड्यूरिंग ओपन काइनेटिक, यानी कंप्रेशन फोर्स पीक पे आनी चाहिए और कब आनी चाहिए ओपन काइनेटिक चेन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस के अंदर। ए 90 डिग्री फ्लेक्शन जब करेंगे, बी 60 डिग्री आप करोगे फ्लेक्शन, सी 36 डिग्री फ्लेक्शन, डी 0 डिग्री फुल एक्सटेंशन। इसके अंदर करेक्ट आंसर है ओपन का वर्ड है तो 0 डिग्री फुल एक्सटेंशन आएगा। अगर ये होता क्लोज चेन तो आपका 90 डिग्री आ जाता। तो यहाँ याद रखना है करेक्ट आंसर जो है वो 0 डिग्री है और नीचे लिखा भी है कन्वर्सली इन क्लोज चेन एक्सरसाइजेज, मैं मार्क कर दूँ आपको। कन्वर्सली इन क्लोज चेन एक्सरसाइजेज द रिएक्शन फोर्स पीक्स नियर 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन। ठीक हो गया। Question number 47. A 11-year-old child presents with calcaneus gait pattern following an over-lengthening surgical procedure of the Achilles tendon. Which phase of gait cycle is most severely compromised by the specific deviation? Calcaneus gait है, ए इनिशियल कॉन्टैक्ट के अंदर, बी लोडिंग रिस्पॉन्स के अंदर, सी टर्मिनल स्टांस के अंदर या डी मिड स्विंग के अंदर। देखो कैल्केनियस का जो है इस्तेमाल भी हम करते हैं लास्ट के अंदर टर्मिनल स्टांस के अंदर, तो वहीं पे नुकसान आएगा। तो करेक्ट आंसर है सी टर्मिनल स्टांस। Question 48. To achieve smooth, stable upward rotation of scapula during full shoulder abduction, which three muscles must act in harmony as coordinated force couple? आपसे उसने ये नहीं पूछा कि स्कैपुलर रोटेशन करवानी है पर उसके मसल्स बता दो। लाइन देके सिर्फ आपको मेंटली जो है ये सिर्फ कह लो कंफ्यूज करना है या फिर थोड़ा आपका ये देखना है आप जाग भी रहे हो कि सो रहे हो पेपर के अंदर। सिर्फ उसने ये पूछा हुआ है कि अपर रोटेशन स्कैपुला के मसल्स कौन से हैं। ए अपर ट्रेपेजियस, लो बी A. Upper trapezius, lower trapezius, serratus anterior. B. Upper trapezius, levator scapulae and rhomboids. C. Pectoralis minor, serratus anterior and latissimus dorsi. D. Lower trapezius, rhomboids and teres major. Correct answer A है, मैंने आपको करवाया भी है। 49. A physical therapist transitions a child with spastic diplegia from an anterior rolling walker to a posterior rolling walker. What is the primary biomechanical advantage of utilizing a posterior walker for this population? A. It shifts the center of mass forward, increasing trunk flexion and hip flexion contractures. B. It encourages an upright posture, promotes increased hip extension and improves gait velocity. C. It decreases the required base of support, forcing an immediate seizing gait pattern. D. It eliminates the need for upper extremity weight bearing together altogether.
जो आपका पोस्टीरियर रोलिंग वॉकर है ये इनकरेज करता है अपराइट पोस्चर को और इंक्रीज करता है हिप एक्सटेंशन को और इम्प्रूव करता है गेट वेलोसिटी को, तो बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 50, ड्यूरिंग अ काइनेमैटिक गेट एनालिसिस ऑफ अ चाइल्ड विद spastic hemiplegia, the therapist notes a distinct circumduction gait on affected side. Which combination of a joint impairments most frequently necessitates a specific compensation? A. Excessive hip abduction combined with ankle calcaneus. B. Inadequate knee flexion and structural ankle plantar flexion contracture. C. Excessive flexibility combined with flaccid quadriceps femoris. D. Square internal rotation of femur accompanied by talipes valgus. स्पास्टिक हेमिप्लेजिया है और सरकमडक्शन गेट है। सरकमडक्शन गेट के अंदर इनएडिक्वेट नी फ्लेक्शन होती है और स्ट्रक्चर एंकल प्लांटा फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स होती हैं, तो बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 51, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काइनेजोलॉजिकल डेफिनेशन व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिकल लिवर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय ह्यूमरो-अल्नर जॉइंट परफॉर्मिंग अ कॉन्सेंट्रिक बाइसेप कर्ल। जब आप बाइसेप कर्ल करते हैं तो ये कौन सा होता है जॉइंट लिवर? ए फर्स्ट क्लास लिवर, बी सेकंड क्लास लिवर, सी थर्ड क्लास लिवर या डी फोर्थ क्लास लिवर? It is third class liver. Question 52, अगर आपने लिवर की वीडियोस देखी है, मैंने बहुत डिटेल से एक जॉइंट पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं। Question 52. A child with ethetoid CP undergoes a balance assessment. The therapist notes that when the child base of support is perturbed slightly, they exhibit a sequence of muscle activation starting at the ankle and moving upward to the hip. This automated muscle activation sequence is termed as A. Primitive spinal reflex. B. Posture synergy gait strategy. C. Volitional motor program. या D. Spinal cord central pattern generator. It is the B, postural synergy or gait strategy. Question 53. A physical therapist is considering the use of continuous therapeutic ultrasound 1 megahertz to treat soft tissue tightness in a 9-year-old child hamstring insertion. Which of the following structural parameters makes application absolutely contraindicated? A. Deep muscle tissue depth exceeding 3 centimeter, the presence of open epiphyseal plate, a history of controlled bronchial asthma, D. Low adipose tissue concentration over the posterior thigh. देखो अगर एडिपोज टिश्यू है तो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, अगर एजमा है तो भी उसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि आपने किसकी करनी है, आपने हैम्स की करनी है, उसका लंग से क्या लेना देना। और अब आपके पास है कि डीप टिश्यू की करनी है या बी की करनी है, यानी कि आपकी एपिफिजियल पेट्स है, तो इसमें जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो बी है। एपिफिजियल पेट्स अगर हैं और आप स्टार्ट करते तो अल्ट्रासाउंड तो प्रीमेच्योर ग्रोथ हो सकती है, तो ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, बी इज द करेक्ट आंसर। 54. The physical therapist plans to use iontophoresis to reduce localized acute inflammation in a student's wrist. If dexamethasone sodium phosphate is selected as the anti-inflammatory medication, which electrode must the medication be placed under and why? सीधी सी बात है, डेक्सामेथासोन की मेडिसिन है और कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना है? A, the positive electrode because dexamethasone is positively charged ion. B, negative electrode because dexamethasone is negatively charged ion. C, positive electrode because the anode causes vasoconstriction to retain the drug. The alternating electrode because direct current causes severe chemical burns in pediatric skin. हमने पहले कर लिया, इसका करेक्ट आंसर बी है कि नेगेटिव के तो इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि आपकी जो डेक्सामेथासोन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड आइन है। अगर कैथोड नेगेटिव नहीं होगा तो सारी ड्रग जो होगी डेक्सामेथासोन इलेक्ट्रोड को ही लगी रह जाएगी, स्किन की तरफ नहीं जा सकेगी। इसलिए नेगेटिव चाहिए कैथोड ताकि वो डेक्सामेथासोन को खुद रिपेल करे और वो स्किन की तरफ मूव कर जाए। क्वेश्चन 55. To provide immediate temporary pain relief based on gait control theory for an adolescent with a painful musculoskeletal condition, which transcutaneous electrical nerve stimulation configuration should the therapist select? सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंस है और हमें गेट कंट्रोल थ्योरी वाला फिनोमिना चाहिए, तो हम कौन सा करेंगे सेलेक्ट? ए, हाई फ्रीक्वेंसी 80 to 150 हर्ट्ज, लो पल्स ड्यूरेशन एट अ सेंसरी इंटेंसिटी लेवल. B, low frequency, high pulse duration at a motor intensity level. C, brief tense, high pulse duration at a noxious intensity level. D, microcurrent electrical stimulation below the sensory threshold limits. It's A, high frequency 80 से 120 हर्ट्ज हमने पढ़ा, तो ये वो 80 से 150 भी हो सकता है।
A physical therapist applies neuromuscular electrical stimulation to the tibialis anterior muscle of a child with spastic CPA to address foot drop. To prevent rapid muscle fatigue on this population, which stimulation parameter requires the most careful adjustment? A. Waveform symmetry. B. On-off duty cycle ratio, like selecting 1.5 instead of 1.1. C. Carrier frequency modulation. D. Total ट्रीटमेंट टाइम ड्यूरेशन. देखो अगर एक सीपी का चाइल्ड है और हमें एग्जॉस्ट नहीं होने देना, हमें ऑफ ऑन जो ड्यूटी साइकिल है उसकी रेशियो को एडजस्ट करना पड़ेगा. तो करेक्ट आंसर बी है. Question 57. During a strength duration curve assessment of a peripheral nerve injury, a physical therapist observed that the curve has been shifted significantly upward and to the right, accompanied by high chronic Z value. What does the physiological finding indicate? SD curve जब right shift होती है तो क्या होता है, मैं आपको करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में. A. The target nerve is undergoing rapid healthy regeneration. B. Complete healthy innervation of a muscle tissue with zero structural defects. C. Complete or partial denervation of the muscle tissue. D. Increase in velocity of saltatory conduction along the axon. It's C. Complete or partial denervation of the muscle tissue. Question 58. A therapist is using interferential current therapy to address deep tissue edema in orthopedic condition. The primary goal is to produce automated muscle pumping action to clear exudate. What beat frequency range should be selected? A. 1 to 10 Hz. B. 30 to 50 Hz. C. 80 to 120 Hz. D. 150 से 200 Hz. करेक्ट आंसर जो है वो 30 to 50 है. हमने जो नॉर्मल पढ़ी थी 50 to 80 पढ़ी थी, 30 से 80 होती या 50 से 80 होती तो भी करेक्ट होती. 80 से 120 हर्ट्ज हम सेलेक्ट नहीं करेंगे डीमा के लिए, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर बी है 30 to 50 हर्ट्ज. Question 59. When applying shortwave diathermy using capacitive plates to treat a patient with lower back pain, the physical therapist must ensure that there are no internal surgical metal implants within the electromagnetic field. What is the primary risk of violating this protocol? The metal A. The metal will reflect the radio waves, rendering the treatment ineffective. The metal will B. The metal will absorb and concentrate the electromagnetic energy, causing severe internal tissue burns. C. The metal will cause electric short circuit within the SWD generator machine. D. The metal will demagnetize, causing immediate structure failure of the implant. देखो कॉन्ट्राइंडिकेटिंग है क्योंकि इसलिए नहीं कि वो ट्रीटमेंट को इनफेक्टिव बना देता है या मशीन को जला देगा या इम्प्लांट को कुछ कर देगा, तो जैसे में वो अब्जॉर्ब करता है वेव्स को और अंदर बर्न्स कर सकता है, इसलिए बी करेक्ट आंसर है, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. Question number 60. A physical therapist is treating a child with lower motor neuron weakness using electrical stimulation. The therapist defines Rio waves during the testing session. What is the correct definition of Rio waves? देखिए सिंपल सा सवाल है कि Rio waves की definition क्या है. A. The minimum duration of electrical current required to elicit a twitch at twice the intensity. B. The minimum current amplitude required to produce minimal perceptible muscle contraction within infinite pulse duration. C. Frequency of the current required to produce smooth tendinization of denervated muscle. D. The maximum tissue resistance encountered by alternating electrical current waveform. मैं आपको करवा चुकी हूँ. B is the correct answer. Question 61. Which of the following thermal modalities is considered to have the deepest depth of tissue penetration when applied within the safe therapeutic limits? A. Moist hot packs. B. Paraffin wax bath. C. Infrared radiation. D. Continuous shortwave diathermy. देखो डीप हमें चाहिए, डेप्थ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट वेव डायथर्मी, तो डी इज करेक्ट आंसर, कॉन्टिन्यूस शॉर्ट वेव डायथर्मी. Question 62. A physical therapist utilizes low-level laser therapy to manage chronic tendinopathy. What is the primary cellular mechanism that underpins the therapeutic effect of laser photobiomodulation? अब एल टी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके क्या इफेक्ट है? ए. मैसिव लोकलाइज थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, डिस्ट्रॉय ही करने इन्फ्लेमेटरी सेल्स को. बी. द स्टिमुलेशन ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लीडिंग टू इंक्रीज एटीपी प्रोडक्शन. सी. रैपिड डिप्लीशन ऑफ सब्सटेंस पी इनसाइड पेरिफेरल नोसिसेप्टर टर्मिनल्स. D. Complete suppression of cellular mitotic cell cycle to inhibit scar formation. करेक्ट आंसर बी है, आप याद कर लें. एल टी जो होता है स्टिमुलेट करता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के अंदर, एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाता है. Question number 12. Question number 63. A 12-year-old child presents with an acute onset of symmetrical ascending muscle weakness that started in the lower extremities and progressed to the trunk and upper limbs within 4 days. Reflex testing reveals global hyporeflexia. The child reports a gastrointestinal infection 2 weeks prior. This presentation is highly indicative of. देखो अगर आपके पास इन्फेक्शन हुआ है, साथ में बहुत जल्दी रैपिडली प्रोग्रेस कर गया है, दूसरा सिम्टम्स सिमेट्रिकल है और असेंडिंग मसल वीकनेस है,
क्लासिकल सिम्टम्स है आपके गलियन-बेरे सिंड्रोम के। Question number 64. A patient suffers a traumatic spinal cord injury resulting in two anatomical hemisection of the left side of spinal cord at T10 level, Brown-Sequard syndrome. What sensory motor deficit should the therapist expect to find below the level of lesion? अब T10 के level के नीचे क्या lesion expected है? A. Loss of motor function on the right side, loss of pain and temperature sensation on the left side. B. Loss of motor function and proprioception on the left side, loss of pain and temperature sensation on the right side. C. Symmetrical bilateral loss of motor control with complete preservation of visual pain pathways. D. Loss of proprioception on the right side, loss of motor control on the left side. ये देख लो कि लेफ्ट साइड के ऊपर हुआ है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी T10 के लेवल पे, तो यहाँ पे क्या होता है, सेम साइड के मोटर फंक्शन और प्रोप्रियोसेप्शन जाएंगे और पेन और टेम्परेचर ऑपोजिट साइड पे जाएंगे। तो करेक्ट आंसर बी है, लॉस ऑफ मोटर फंक्शन एंड प्रोप्रियोसेप्शन ऑन द लेफ्ट साइड, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन ऑन द राइट साइड। Question number 65. During an evaluation, a child is asked to protrude their tongue. The physical therapist notes the tongue deviates distinctly to the right side, accompanied by visible muscle wasting on the right side of the tongue body. Which cranial nerve is injured? Left glossopharyngeal nerve, B. right vagus nerve, C. right hypoglossal nerve, डी राइट ट्राइजेमिनल नर्व। इसमें दो ऑप्शंस है, वो ना वागस नर्व है ना आपके ट्राइजेमिनल नर्व है, या तो ये ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व है और या फिर आपकी राइट हाइपोग्लोसल नर्व है। तो आपको पता होना चाहिए जो मोटर सेंसेशंस लेके आ रही है वो आपकी हाइपोग्लोसल नर्व है। तो करेक्ट आंसर सी है, राइट हाइपोग्लोसल नर्व। Question number 66. A child presenting with a central nervous system pathology exhibit inability to perform rapid alternating movements, for example, rapidly pronating and supinating the forearm. The clinical finding should be documented as dysmetria, B. dysdiadochokinesia, C. stereognosis और फिर डी apraxia। ये क्लिनिकल साइन है या डेफिनेशन है, आप कह रहे rapidly pronating और supinating the forearm, dysdiadochokinesia की। It's B. Question 67. A 7-year-old child presents with high stepping gait. अब high stepping gait है, आपको बात बता चुकी हूँ, इसका हमने बहुत दफा रिपीट किया। Complete foot drop है, which nerve is compressed? मैं पूरा भी नहीं पढ़ रही। A. tibial nerve, B. obturator nerve, C. common peroneal nerve, D. femoral nerve. It's C. common femoral nerve. Question 68. A physical therapist is managing an adolescent patient with a severe injury affecting the posterior columns of the spinal cord, posterior cord syndrome. Which of the following functional testing maneuvers will be the most difficult for the patient to complete successfully? A. Performing a maximum voluntary isometric contraction of the quadriceps. B. Standing with feet together with eyes closed without falling. C. Distinguishing between sharp and dull tactile stimuli on the lower extremities, deflexing the hip joint against gravity to 90 degrees. देखो ना, ये isometric contractions है ना ये आपके hip joint के against gravity वाली flexing है, तो ये B या C है। करेक्ट आंसर है पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट वाला, स्टैंडिंग विद फीट टुगेदर विद आईज क्लोज्ड विदाउट फॉलिंग। Question 69. Patient with a history of cerebrovascular accident demonstrates a complete loss of voluntary motor function and increased spasticity on the right side of the body. What facial expressions are completely symmetrical on both sides when laughing? Where is the lesion located? A. Left facial nerve, peripheral trunk, B. Left cerebral hemisphere motor cortex, C. Right cerebral hemisphere deep nuclei, या D. brainstem pontine nuclei involving the lower motor neuron tracts. करेक्ट आंसर इसमें है बी, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर मोटर कॉर्टेक्स। देखो राइट साइड बॉडी पूरी इन्वॉल्व है, तो अपर कौन सा है आपका, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। Question 70. A child with a confirmed diagnosis of myasthenia gravis is referred for conditioning and mobility management. Which of the following operational guidelines is most critical for the therapist to enforce during exercise sessions? A. Exercise must be pushed to a maximum fatiguing threshold to encourage receptor proliferation. B. Session should be scheduled late in the evening when natural neuromuscular facilitation peaks. C. Exercise should be submaximal, structured with frequent rest intervals and moderated for fatiguing weakness. D. Only high velocity eccentric movement should be performed to project junctions. देखो ना आपने हाई वेलोसिटी करवानी है, ना आपने इवनिंग का इससे लेना देना है, ना आपने मैक्सिमम उसको फटीग कराना है। ये सब मैक्सिमम लेवल पे होती है, इंटरवल्स पे रेस्ट होता है और मॉनिटर किया जाता है फटीग को, वीकनेस को। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर सी है।
Question 71. During an examination, the physical therapist gently brushes the lateral aspect of the plantar surface of a 3-year-old child foot. The big toe responds with a slow extension and the other toes are fan out laterally. Babinski sign है. How should the therapist document this finding and what does it indicate? A. Negative Babinski sign, normal typical motor function. B. Positive Babinski sign, normal typical infant reflex integration. C. Positive Babinski sign, abnormal finding indicates an upper motor neuron lesion. C. Schwastek sign, acute hypocalcemia tracking. देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया बेबीनेस की साइन है तो पॉजिटिव है बी और सी। अब आपने देखना है 3 ईयर ओल्ड से। आपको पता होना चाहिए बेबीनेस की साइन जो होता है मतलब 1 से 2 साल में ये खुद ब खुद चला जाता है। तो ये 3 साल बच्चा हो चुका हुआ है तो इसका मतलब एबनॉर्मल है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन को इंडिकेट कर रहा है। A child with history of traumatic brain injury struggles to plan and execute complex purposeful motor tasks despite having adequate raw muscle length, full passive range of motion, and intact primary sensory perception. This difficult deficit is known as, अब याद रखना है कि execute नहीं कर पा रहा अपने complex purposeful motor task को, इसे क्या कहते हैं? aphasia, agnosia, apraxia या ataxia। इसको एप्रेक्सिया कहते हैं। करेक्ट आंसर है एप्रेक्सिया। Question 73. Physical therapist evaluates a newborn infant suspected of having left-sided developmental dysplasia of the hip. The therapist gently abducts the infant's flexed hip while applying the interior force over the greater trochanter, feeling a distinct palpable clunk as the hip reduces. What diagnostic test was performed? ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। आप खुद देख लें developmental dysplasia of the hip में हम लोगों ने कौन सा टेस्ट किया था, ये मैंने आपको करवाया था। A Barlow test, B Ortolani test, C Trendelenburg Maneuver, C Galeazzi sign. Correct answer is B Ortolani test. Question 74. An 11-year-old boy who participates in high-impact school sports complains of localized pain, swelling, exquisite tenderness directly over the tibial tuberosity. The pain worsens significantly during resistive quadriceps contractions. This presentation is classic 4. ये मैंने आपको बताया था, अभी ही थोड़ी देर पहले बताया है। ये लेग कफ पर्टीज डिजीज है, बी ऑस्कोट-श्लाटर डिजीज है, सी स्लिप कैपिटल फेमरल एपिफिसिस है, डी कॉन्ड्रोमलेशिया पेटेला है। देखो जो बम्प आता है ना, ये स्वेलिंग या लोकलाइज्ड पेन टिबियल tuberosity पे है, ये ऑस्को-श्लाटर डिजीज की है। करेक्ट आंसर बी है। Question 75. A 13-year-old student present with fixed rigid thoracic kyphosis exceeding 50 degrees accompanied by wedge-shaped structural deformities in 3 consecutive vertebral bodies seen on spinal radiographs. What is the most likely diagnosis? A. Postural round back deformity, B. Scheuermann's disease, D. C. Adolescent idiopathic scoliosis या D. Pott's disease। देखो थोरेसिक काइफोसिस है और ये काइफोसिस जो इंडिकेट कर रहा है, देखो ना ये स्कोलियोसिस है ना ये पॉट्स डिजीज है, ये टीबी नहीं है आपका, और ना ही ये आपका पोस्चरल राउंड बैक डिफॉर्मिटी है क्योंकि 50 डिग्री से इंक्रीज कर गया है। ये स्पेसिफिक आपके सिम्टम्स हैं शॉर्मन्स डिजीज के। शॉर्मन्स डिजीज इज अ फॉर्म ऑफ जुवेनाइल बच्चों की ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस होती है ऑफ द स्पाइन दैट कॉजेज स्ट्रक्चरल फिक्स्ड काइफोसिस। डायग्नोसिस रिक्वायर्स रेडियोग्राफिक एविडेंस ऑफ एंटीरियर वर्जिंग इन एटलीस्ट 3 adjacent thoracic vertebra. Now, question number 76. A physical therapist is designing an exercise program for a student with a history of lumbar spondylolisthesis. Which type of therapeutic exercises program is safest and most effective for managing this condition? ये मैं आपको करवा चुकी हुई हूँ। ए एग्रेसिव लंबर हाइपर एक्सटेंशन एक्सरसाइज मैकेंजी अप्रोच करनी है, विलियम फ्रिक्शन एक्सरसाइजेस करनी है, सी हैवी मैकेनिकल ट्रैक्शन कंबाइंड विद बैलिस्टिक ट्रंक रोटेशन करनी है, डी प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन यूजिंग रिजिड स्पाइनल ऑर्थोसिस विदाउट एक्टिव एक्सरसाइजेस करनी है। इसके अंदर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के अंदर आप विलियम फ्रिक्शन एक्सरसाइजेस करवाएं। तो करेक्ट आंसर आपका बी। Question 77. A child with confirmed diagnosis of Charcot-Marie-Tooth disease is referred to a special education physical therapy unit. What classic pattern of structure musculoskeletal deformities should the therapist anticipate finding in child's extremities? Asymmetrical hypertrophy of proximal hip muscles with talus planus. B. Symmetrical muscle wasting of distal lower limbs, inverted champagne bottle, high arch foot, pescavis, and claw toes. C. Severe hyperelasticity of large joint with blue sclera in the eyes. D. Asymmetrical flaccid paralysis affecting proximal shoulder girdle muscles exclusively. करेक्ट आंसर बी है, सिमेट्रिकल मसल वेस्टिंग होती है चारकट मैरी टूथ के। याद कर लें, शैम्पेन बॉटल इसी में ही देखने को मिलता है।
Question 78. An adolescent student with Marfan syndrome joins a physical education program before clearing the student for structural activities. Which organ system abnormality requires a clearance from specialist due to potential life-threatening risk? A severe structural scoliosis deformation, B. Advanced retinal detachment pathway, C. Cardiovascular system anomaly, specifically aortic aneurysm or dissection risk, या D. Renal clearance indicates and metabolic filtration rates. करेक्ट आंसर इसके अंदर है आपके पास सी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एनोमली स्पेसिफिकली aortic aneurysm or dissection risk. Question number 79. A 9-year-old child presents with structural genu valgum measuring an intercellular distance of 9 centimeter. What primary biomechanical alterations occur at the knee joint complex as a direct result of this persistent alignment? A. Increased compressive stress on the medial meniscus and stretching of the lateral collateral ligament. B. Increased compressive stress on the lateral meniscus and stretching of the medial collateral ligament. C. Uniform distribution of forces across pod tibial plateaus without structural changes. D. Total reduction of physiological Q angle causing patellar medial subluxation. It's B. Increased compressive stress on the lateral meniscus and stretching of the medial collateral ligament. Question 18. A physical therapist performs the Adams forward bend test during a school scoliosis screening session. The therapist notes when the child bends forward, the spinal curvature remains unchanged and prominent rib hump is visible on the right thoracic side. What should this curve be classified? A. Postural scoliosis curve. B. Structural scoliosis curve. C. Functional transient scoliosis curve. D. Compensatory lumbar scoliosis curve. अगर कर्वेचर स्पाइनल कर्वेचर जो होती है वो चेंज होती तो ये पोस्चरल होती है, लेकिन ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल है क्योंकि वो अनचेंज रही है. करेक्ट आंसर बी है स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस कर्व. Question 81. A physical therapist wants to determine the statistical significance of difference between the mean pre-treatment and post-treatment balance scores within a single group of 25 children with CP. What statistical test is most appropriate for this data? A. Independent sample test करें, B. Paired sample test करें, C. chi-square test करें, या D. Pearson correlation coefficient test करें. अब आपने ये देखना है 25 बच्चे हैं और हमने क्या डिटर्मिन करना है, सिग्निफिकेंस डिटर्मिन करनी है, डिफरेंस बिटवीन द प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पेयर्ड सैंपल टेस्ट करेंगे, डिपेंडेंट सैंपल टेस्ट करेंगे इसके अंदर. क्वेश्चन 82. In an institutional rehabilitation facility, a physical therapist delegates passive stretching protocols for an unstable spinal patient to an untrained volunteer helper. The patient suffers structural injury during the stretching session. Who carries the primary legal and professional liability for this outcome? इस सब की कौन जिम्मेदार है? A. The volunteer helper because they perform the physical maneuver that caused the injury. B. The physical therapist because delegating clinical tasks to unqualified personnel violates professional practice standards. C. The institution administrative director under corporate waiver policies. या D. No one because it is classified as an unavoidable accident during volunteer services. इसका आंसर आप कमेंट करेंगे. ये लास्ट क्वेश्चन था आज के हमारे इस टेस्ट पेपर का. उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएंगे. अपने आपने स्कोर जो भी इस दौरान अगर किया है, आपने खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, वो भी पेन डाउन लाजमी कीजिएगा कमेंट बॉक्स में. और अगर आपने किया है और मैक्सिमम आपको आता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है. अच्छा, ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आए. मैंने कोशिश की है ज़्यादा क्वेश्चंस में मतलब बच्चों से रिलेटेड, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड उठाऊं, लेकिन हो सकता है आपको जर्नल पेपर ही आ जाए जिसके अंदर एनाटमी, फिजियोलॉजी सब कुछ मतलब बराबर से जो हो वो डिवाइडेड हो. तो आपको परेशान नहीं होना. अगर आपको सिंपली एक अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखकर टाइम मैनेजमेंट करते हुए सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. 100 मिनट मिलेंगे, 100 ही एमसीक्यूज हैं, 1 मिनट से ज़्यादा किसी एमसीक्यू पे नहीं देना. वॉचेस लेके जाइएगा, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी. उम्मीद करती हूँ आपको एफपीएससी का स्टाइल समझ में आया होगा. क्वेश्चंस बाजू का बहुत ईजी होते हैं लेकिन सिर्फ डिफिकल्ट तरीके से दिए होते हैं क्योंकि ये कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर होता है. एफपीएससी हमेशा कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर ही प्रेफर करते हैं. तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी. आपको अल्लाह पाक ढेरों कामयाबियां दें. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर एंड एग्जाम.